अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। जनाब, इस वक्त हमारे दरमियान माहनामा समनी टाइम्स, रोज़नामा आलम और आलम टीवी के ब्यूरो चीफ लाहौर से मिर्ज़ा वसीम अनवर बेग साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आए नाज़रीन, इनसे हम आज जो स्टील मिल्स के प्राइवेटाइज करने के हवाले से जो हुकूमती मनसूबा है उस हवाले से इनसे आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मिर्ज़ा साहब, आप ये फरमाइएगा कि ये पिछली हुकूमतों ने भी ये हरबा इस्तेमाल किया था स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज करने के हवाले से, और मौजूदा जो पीटीआई की गवर्नमेंट है इसने भी स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर, बड़ा अच्छा सवाल है आपका और बड़ा आपने अच्छा टॉपिक चुना आज। आप हम सारे बैठ के ना दो तीन हिस्सों में पॉलिटिकली अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं खुद साख्ता तौर पे। एक ब्लॉक सही। जो है वो मुस्लिम लीग में चला जाता है, एक पीपल्स पार्टी में चला जाता है, एक अब नई ये जो पार्टी इमर्ज हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें चला जाता है जिसकी मौजूदा गवर्नमेंट भी है। हम इस चीज पे बहस नहीं करते कि ये हुकूमतें जो है ये कैसे आती हैं और कैसे जाती हैं और इनके मुहरकात क्या हैं और इनके आगे कौन है और इनके पीछे कौन है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब जी जी। एक चीज है कि हर नई हुकूमत पिछली और एहतसाब के नाम पे जो मुका इस मुल्क ने देखे हैं वो तारीख का हिस्सा बन गए हैं, और जो मौजूदा जो कुछ ड्रामे हो रहे हैं ये भी तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। होए होएगा कुछ नहीं, अवाम को कुछ नहीं मिलेगा, चंद लोगों की जेबें भरेंगी। अल्लाह अल्लाह और खैर सलाम। स्टील मिल में के जी बारे में बात करने से पहले ना हमें सबसे पहले जो है इसकी तारीख में जाना पड़ेगा। ये भुट्टो साहब के पीपल्स पार्टी का जो अवलीन दौर था उसके अंदर ये मनसूबा जो है वो पाया तकलीफ को पहुंचा, और वही सारे इसके मेमार थे। अब बात ये थी जी कि उसको आपको एनालाइज करने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि उनमें इतनी पाकिस्तान की मोहब्बत क्यों जाग पड़ी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भुट्टो का दौर है वो तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है। एक वो है जो प्योरली रशियन ब्लॉक में थे, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर पीक पे थी जब पीपल्स पार्टी की तश्कील हुई, और अमेरिका ने रशियन इन्फ्लुएंस को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि सारे गंदे अंडे को एक ही टोकरी में तो नहीं डाल सकते थे ना, उन्होंने कोशिश तो की हुई थी कि इंडिया के साथ उन्होंने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की और जो भी वो कार्रवाइयां हुई, लेकिन वो पाकिस्तान को भी हाथ में रखना चाहते थे। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भुट्टो साहब के साथ एक तबका था जो कि प्योरली रशियन पे रोल पे था, वो रूसी जहनीत का था। वो सो कॉल्ड अपने आप को कहते थे जी तरक्की पसंद है। तो मैनू जी। दसो असी की है, असी डिस्ट्रक्टिव लोग हैं, वो तरक्की पसंद हो गए। तरक्की कौन नहीं पसंद करता। बहरहाल वो तरक्की पसंद लोग थे, और उन तरक्की पसंद लोगों का झुकाव सरासर जो था वो रूस की तरफ था। ठीक है। और जो अहम करना पॉलिसीज उन्होंने बनाई, उन्होंने पकड़ के जब देखे ना इंडस्ट्री जो मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो रहा था उस वक्त, और बाकी सारे मुल्क तरक्की कर रहे थे, और हमारे 5 ईयर प्लान लेके वो अपने मुल्क में लेके जाते थे जो हमारे से 10-10 साल बाद भी आजाद हुए हैं, वो आज कहां से कहां पहुंच गए। तो ये जो हमारा सुर्ख तबका था, इन लोगों की सारी कार्रवाई से ये रशियन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई, विच वॉज गुड। नेक नियति से अगर ये हो और सारा कुछ है तो बड़ा अच्छा कदम था, वो आई। अब बात ये थी जी कि अगर हम ये देखें ना 60s का और 70s का वो जमाना, तो पाकिस्तान की आबादी इतनी नहीं थी, बड़ी बड़ी खुली खुली जगह थी, 8-8 10-10 कनाल के तो लोगों के घर होते थे। ये मॉडल टाउन में 16-16 कनाल के घर। अब जब स्टील मिल बनी, वो हमेशा वो मेरा और आपका एक इख्तलाफ रहा है कि फौज के खिलाफ बात नहीं करनी। सर, मैं फौज के खिलाफ बात नहीं करता, ये फौज मेरी है। ठीक है।
मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरी फैमिली की कंट्रीब्यूशन है। मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो 8 साल, अफगान 9.5 साल अफगान जंग लड़ी है फील्ड के अंदर। हर बारी जब वो अफगानिस्तान जाता था तो हमें यह नहीं यकीन होता था कि इसने जिंदा वापस आएगा, तो यह भी यकीन था कि इसकी लाश भी नहीं मिलनी। ठीक है, क्योंकि गुरिल्ला वॉर थी, उसमें लाशें तो नहीं मिलती ना, वो आखिरी दफा हम मिलते थे, हमारी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक माहौल ऐसा बन गया है कि आप जब हकायक पे बात करते हैं तो आपको ठप्पा लगा दिया जाता है जी ये रॉ का एजेंट है या गद्दार है। सर हमें तकलीफ होती है क्योंकि हम अपनी नस्लों को गिरवी रख के कर्जे लेके इनको पालते हैं। अब बात ये थी कि स्टील मिल का जो चेयरमैन है वो किसी रिटायर्ड जर्नैल को लगा दिया जाता था। अब एक बंदे ने अपने इदारे में नौकरी की है, जो भी उसके कारनामे हैं, उसको आपने प्लॉट भी दे दिए हैं, जमीनें भी दे दी हैं, मुरबे भी दे दिए हैं, तमगे भी दे दिए हैं, इज्जत भी दे दी है, ओ भाई घर जाओ आप बैठो। स्टील मिल जो है वो काम देखे ना इंजीनियर का वो चलाना, ना स्टील मिल काम था एक किसी रिटायर्ड एस्टेब्लिश, चले फौज का लिए मुहज़्ज़ब लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट का काम था। सर इदारों को चलाने सही का बात। काम जो है वो एक प्रोफेशनल आदमी का है जिसको मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। हर इदारे में 4 सुतून होते हैं, नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 2 फाइनेंस, नंबर 3 मार्केटिंग और नंबर 4 प्रोडक्शन। ये 4 पिलर्स पे कोई भी जो कारोबार है वो छोटा या बड़ा है वो खड़ा होता है। अब एक बंदे को एडमिनिस्ट्रेशन का तो तजर्बा है, ना उसको प्रोडक्शन की अलिफ बे का पता है, ना उसको मार्केटिंग की अलिफ बे का पता है, ना उसको फाइनेंस की अलिफ बे का पता है, तो वो अदारा डूबेगा नहीं तो और क्या होगा। बतदरीज वक्त के साथ साथ स्टील मिल पे चूंकि इस तरह के नॉन प्रोफेशनल जो है इसको चलाने वाले थे वहां पे, जिनको एक कितने बड़े इदारे को चलाने का तजर्बा नहीं था, ना उसको उसकी जो प्रोडक्शन थी उनको वो कंट्रोल कर सकते थे, ना उसको वो उसको मार्केट कर सकते थे, उसकी प्रोडक्ट का उनको नहीं पता था कि कहाँ बेचनी है और कैसे बेचनी है। और ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज किसी भी इतने इस लेवल के इदारे पे होती है उसको फाइनेंसिस कंट्रोल करना, क्योंकि फाइनेंसिस का तवाज़ुन होता है उसके इनफ्लो का उसके आउटफ्लो का। मतलब ये कि पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, आप कमा कितना रहे हैं, वो नहीं, कमाएंगे तो ये आप उसमें लगाएंगे अच्छी ये ना। बात है, आप 2009 से और 2015 तक खसारे का हवाला दिया जाता है कि नुकसानात हुए, खसारा हुआ है। हर दौर में हर हुकूमत ने खसारे की बात की है, तो ये क्यों कर हुआ, खसारा पूरा क्यों नहीं हो पा रहा, नुकसान क्यों कर होता है, ये बात समझ से मैं बाहर बला। सर मैं वही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि खसारे इसलिए होते हैं कि इसको चलाने वाले जो थे वो ना तजर्बाकार लोग थे, उनको इस रेलेवेंट फील्ड का था, उन लोगों से प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं हो रही थी। प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो होती है वो प्रोडक्शन के साथ साथ उसके लॉसेस जो है ना उनको कंट्रोल करना है, क्योंकि जो नई मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं करते, वो कहते हैं पहले लॉस मिनिमाइज करो, लॉस मिनिमाइज करोगे ब्रेक इवन होगा फिर आप मुनाफे की तरफ जाओगे। तो ये चलाने वाले ये नहीं थे। अच्छा अब बात यह है कि हमें इसकी जो असल चीज होती है, किसी मुद्दा का जो असल मसला है वो जानने की जरूरत होती है, वो क्या है। अब हर जी जी। हुकूमत स्टील मिल को बेचने के चक्कर में है। अब हमें ये गौर करना पड़ा जब हमने तहकीक की कि इनको इतनी मोहब्बत कहाँ से हो गई है कि ये स्टील मिल को बेच के जो है वो एक कोई अजीम कारनामा अंजाम देने लगे हैं। अभी तक तो 2 साल में कारकर्दगी कोई नजर नहीं आई ना मौजूदा हुकूमत की, तो उन्होंने कहा चलो जी स्टील मिल को बेच के एक कारनामा अंजाम दें। सर स्टील मिल के साथ 200 एकड़ उसका रेजरवायर है, उसकी 8 या 10 एकड़ पे बिल्डिंग है और 8 या 10 एकड़ पे उसकी कॉलोनी है। ये टोटल बुलाएं तो कोई 125 200 250 एकड़ कनाल नहीं, इसको 8 से जी जरब जी। दे दें तो ये वो बनती है जी जमीन। और आप मेरे से आपको पता ही है कराची में जो कीमतें हैं जमीनों की,
कोई पता नहीं कल को मलिक रियाज साहब पीछे निकल आए। सर 200 एकड़ के ऊपर 5 मरले, 10 मरले, 12 मरले और कनाल और 2 कनाल के प्लॉट बना के बेचे, तो ये अरबों नहीं, ये खरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। और बिकेगा कितना? किसी को औने पौने पकड़ा देंगे, ठीक है, कागजी कार्रवाई हो जाएगी, और जितने की बेचेंगे उससे ज्यादा तो बीच में स्क्रैप और मशीनरी तोल के बेचे वो बिक जाएगी। जो हाल नवाज शरीफ ने किया था इसका एमसीबी का, एमसीबी जब उसने मियां मनशा को बेचा है 80 या 90 करोड़ रुपए का, सर खुदा के लिए 80-90 करोड़ रुपए की तो 2 बिल्डिंग्स थी उसकी, जो हेड ऑफिस था, और वो पूरे का पूरा जी जी बैंक पकड़ा दिया उसने। तो इस तरह की मुझे इजाजत दें कहने की बेगैरतियां जो है हमारे हुक्मरानों ने माजी में बहुत सारी। और अब जो राल टपक रही है, ये स्टील मिल हो गया या ये रेलवे हो गया या पीआईए हो गया, सर मैं पहले प्रोग्राम में भी बात कर चुका हूं कि इदारे चलाना जो है हुकूमतों का काम नहीं है, ये प्रोफेशनल्स का काम है। आपके सामने एग्जांपल है। अब क्या उसको एयर ब्लू जो है उसके अंदर कौन सा उन लोगों के पास जो है वो कमाल है कि वो इतने मुनाफे में है, उनके जहाज भी नए हैं, उनका वो तरक्की भी कर रहे हैं, उनको सवारियां भी ज्यादा मिल रही हैं और उनका मुनाफे भी ज्यादा है, और क्या वजह कि पीआईए का नहीं? तो इसलिए कि शाहिद खाकान अब्बासी का रोल उस इदारे में नहीं है, वो प्रोफेशनल्स की सुनता है। जो रेलेवेंट फील्ड का तजर्बाकार बंदा है वो उसकी सुनता है। वो ये नहीं होता कि आप किसी रिटायर्ड या सर्विंग एयर मार्शल को उठा के पीआईए का आप चेयरमैन लगा दें। ओ भाई वो बड़ा कीमती अफसर है, उसको एयरफोर्स का सारा कुछ पता होगा, उसको अपना वो स्क्वाड्रन चलाना आता है, उसको लड़ना आता है। सर पीआईए इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एक तजारती इदारा है। तजारती वो इदारे आगे बात हो को जाए, वो आगे बात हो जाए, मैं आपकी बात को कारोबारी आगे बढ़ा रहा हूँ। असल बात यह है कि इन इदारों को अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो वो जो बात मैं खसारे ही कर रहा हूँ, तो वो खसारा फिर ये जो नुकसानात या खसारा कहते हैं ये खसारा नहीं रहेगा, प्राइवेटाइज हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो आप इस बात से मुतफिक नहीं है? सर ये जब रेवेन्यू बढ़ेगा सर हमारा मुल्क तरक्की करेगा, नहीं, माशियत मजबूत होगी हमारी। देखें जी, इससे किसी को इनकार नहीं है, किसी को इनकार जी नहीं जी है कि इन इदारों को फौरी तौर पे प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, फौरी तौर पे। इससे किसी को एतराज नहीं है। मेरी तरफ से आप बाबा को प्राइवेटाइज कर दें, ठीक है। हुकूमत का काम, देखें, जब हुकूमत की तवज्जो इन नकारा कामों में से हटेगी ना, तो वो तवज्जो देंगे ना अवाम की खुशहाली के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी खुराक के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके इदारों के इलाज के लिए और मुल्क के दिफा के लिए। जो फेडरेशन है या फेडरल गवर्नमेंट है उसका इंतजाम ये है ना करना, उसका काम मिलें चलाना और सिख यूनिट्स जो है वो उनको चलाना तो नहीं है। अब बात यह है कि बेचना, इससे किसी को इनकार नहीं है। सवाल ये उठता है कि कितने में बेच रहे हैं। अगर तो इन्होंने वो हाल करना है जो नवाज शरीफ ने मियां मनशा को एमसीबी पकड़ा के किया था, या उसको जो ये इन्होंने पावर प्लांट जिस तरह लगाए हैं, या उसने जिस तरह ये जो वो सर्कुलर डेट के नाम पे कई 100 अरब रुपए उसको पकड़ा दिए थे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि शफाफ तरीके से हो और इसकी जायज कीमत मिले, और मिल बेचनी है तो मिल बेचे, उसकी साथ की जो जमीनें हैं ना उनके ऊपर कोई और कोई बेशुमार काम हो सकते हैं, और अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे हो सकते हैं। आप कराची देखें, इतना बड़ा शहर है, वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट आप ह्यूज मेडिकल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है, आप और बड़ा कुछ कर सकते हैं वहाँ। लेकिन अगर ये करें कि जी आप जान छुड़ाने के लिए औने पौने दामों किसी को पकड़ा दें और असल पैसे जो आपके स्विस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और आप देखें ना, ये स्टील मिल चलाना जो है ये मसला नहीं है, बेशुमार यहाँ पे चल रही है। ये आप यहाँ पे दरोगे वाला में लाहौर चले जाएं, आप ये रावी साइड पे चले जाएं, कई 100 आपको यहाँ पे स्टील मिलें छोटी बड़ी हर लेवल पर मिल जाएंगी, और लोग बेशुमार मुनाफा कमा रहे हैं। आई नो लॉट ऑफ, आई मीन ये
स्टील मिल ओनर्स बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत सारे तो हमारी मुगल बरादरी के लोग हैं, और वो बड़ा कामयाबी से कारोबार चला रहे हैं। और वो चला रहे हैं तो ये क्यों नहीं चला सकते? इसलिए कि वहां पे उनके जितने भी लोग हैं वो तजर्बाकार, अपने अपने शोबे का तजर्बा रखते हैं और काबिल लोग हैं। स्टील मिल को आप जरूर प्राइवेटाइज करें, आप सारे के सारे इदारों को आप प्राइवेटाइज करें जितने भी हुकूमत के कंट्रोल में है, लेकिन सवाल यह किस कीमत पे कर रहे हैं। जी सर। जी बहुत शुक्रिया अपना मिर्ज़ा वसीम साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। और जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, मिर्ज़ा वसीम अनवर बेग साहब ने इस बात की तायीद की है कि इदारे प्राइवेटाइज ज़रूर हों, लेकिन इनको अपने जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट पर इन अफराद को तैनात किया जाए जिनका तजर्बा हो। औने पाने दामों उसको फ़रोख्त ना करें, कोई इसका खसारा जो जो होता है, इसको खसारा ख़त्म करने के लिए उसको औने पौने दामों ना बेचें, और ऐसे अफराद इन अदारों पर प्राइवेटाइज करके लगाए जाएं ताकि जो हुकूमती खसारा है वो पूरा हो, ताकि मुल्क तरक्की करे। अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।